नमस्कार। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। और हिमाचल में चुनाव का जो प्रचार है वो अब धीरे धीरे थोड़ी गति पकड़ रहा है। कल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो लिस्ट, पहली लिस्ट है, वो आने की संभावना है। और उसके बाद जो लोकसभा का और विधानसभा उपचुनाव का जो प्रचार है वो अब फिर हिमाचल में भी गति पकड़ेगा। लेकिन आज इसी चुनाव प्रचार के बीच में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने क्यों जो अभी अपनी जो पहले से लिस्ट जिस पे चर्चा चल रही थी उसमें बदलाव के संकेत दिए हैं। और दूसरी ये बात कि जो भाजपा के लिए शिमला सीट पर वीरेंद्र कश्यप क्यों नॉट रीचेबल हो गए हैं, वो एक दोनों महत्वपूर्ण कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके साथ एक और बात आज, क्योंकि हिमाचल के चुनाव के इस प्रचार में मंडी सीट पर कंगना रनौत ने जो अटैकिंग पॉलिसी अपनाई है, हिमाचल की पॉलिटिक्स में इस तरह की पॉलिसी से बचा जाता था, लेकिन इस बार जो एक तरह से स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की वो बहुत अलग है। और इसीलिए क्या ये रणनीति का हिस्सा है या फिर किसी और वजह से है, आज जयराम ठाकुर ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कुल्लू के एक कार्यक्रम में कंगना वर्सेस विक्रमादित्य सिंह की लड़ाई को लेकर कुछ बातें कही हैं। और उन बातों को जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में और जो एक एग्रेशन है वो इस पूरे मामले में होने वाला है। इसके साथ बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री अब हमीरपुर के बाद शिमला में क्यों डटने जा रहे हैं और उसके बाद अगला शेड्यूल उनका क्या रहेगा, और एक पुलिस अधिकारी पर आज एफआईआर क्यों हुई है। ये एक मामला पुराना है लेकिन एफआईआर अब पहली बार हुई है इस मामले में। आज एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 5 सड़क हादसे हुए हैं, उनमें से 5 या 6 डेथ अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और बाकी जो लोग घायल हैं उनकी केवल एक तरह से आप कहिए कि उनके स्वास्थ्य लाभ की सिर्फ कामना की जा सकती है। डीए से पहले हिमाचल सरकार ने एडवांस लोन लेने के लिए अप्लाई किया है, उसकी अपडेट आपको देंगे। लेक्चरर आंसर की को लेकर एक सूचना है पब्लिक सर्विस कमीशन से, पीएचडी एडमिशन की डेट फिर से बढ़ गई है। साइबर ठगी में 15 एफआईआर, ये किस जोन में मामला हुआ है, पुलिस का ही केस है, वो जानकारी आपको देंगे। क्योंकि साइबर क्राइम जो है, साइबर ठगी जो है, अपने आप में आजकल के दौर में ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ में जो शिमला में जल संकट का पहला संकेत मिला है राजधानी में, बाकी प्रदेश में भी लगभग आने वाले दिनों में इस तरह का संकट आने वाला है, लेकिन शिमला की जो सूचना है आज आपके साथ साझा करेंगे। हिमकेयर काउंटर आईजीएमसी ने बंद कर दिया है। आज भी हमने फोटो मंगवाया तो ताला लगा हुआ था। और इसको लेकर एक जो हमारी जो सरकार है या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट है जिसको इसी बुलेटिन में करेंगे और मौसम का अलर्ट आपको देंगे। देखिए, मौसम को लेकर जो अभी तक की प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक संडे और मंडे तक ये जो बारिश का क्रम है बीच बीच में कई क्षेत्रों में रहेगा। और इसके लिए एक और बात यह है कि जिन क्षेत्रों में फसल में पानी नहीं लगता, वहाँ जहाँ बारिश पे निर्भरता ज़्यादा है वहाँ पर फसल लगभग तैयार हो गई है, लेकिन बीच में ये येलो अलर्ट या जो मौसम के जो अलर्ट आ रहे हैं इसके कारण किसानों की चिंता बढ़ती है। और ये सीज़न अब ऐसा है, अगर ओला गिर जाए तो वो सेब के सीज़न को भी प्रभावित करता है। लेकिन अभी कोई अलर्ट डेंजरस वाला तो नहीं है, लेकिन संडे या मंडे इन 2 दिनों में भी ये बारिश का क्रम है आगे बढ़ेगा। जहाँ तक हिमकेयर को लेकर बात है, देखिए, ये एक ऐसी सुविधा थी पूर्व सरकार के दौरान शुरू हुई। हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज 5 मेंबर्स के परिवार को हर साल इसमें करवाया जा सकता था। कैशलेस इलाज की सुविधा थी। बाद में स्कीम का दायरा ऑटोमेटिकली कहिए आप या किसी और वजह से कहिए वो बढ़ता गया। और जब ये दायरा बढ़ा तो उसके बाद इसकी जो पेंडेंसी है, राज्य सरकार टाइम पे नहीं दे पाई पैसे उनके जो इसमें भुगतान के लिए लगते हैं। और जब ये भुगतान नहीं हुआ तो अब इसकी जो देनदारी है वो 300 करोड़ से ऊपर चली गई है। जब 300 करोड़ से ऊपर देनदारी चली गई हो और स्कीम को आगे चलाने में दिक्कत हो रही हो तो उसके बाद फिर आईजीएमसी के जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे कार्डियोलॉजी है, सीटीबीएस है, सर्जरी है, ऑर्थो है, उन्होंने अपने यहाँ काम बंद कर दिया। और बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि जहाँ मेडिकल डिवाइसेस लगते हैं, चाहे स्टंट है, चाहे किसी
और तरह के ऑर्गन हैं, जब वो लगते हैं तो उसका जो खर्चा है वो हर ऑपरेशन में 2-2.5 लाख रुपया जो ऑपरेशन का सामान है उसी में लग जाता है, और इसीलिए जब वो सामान नहीं हो तो सर्जरी नहीं हो पाती। तो अब क्योंकि ये जो पूरा व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुसार जो आप ये कहिए कि जब ये सामान नहीं है तो ऑपरेशन बंद हो गए, और आज भी जो आईजीएमसी का काउंटर था हिम केयर का उस पे ताला था, तो कुल मिला के आप ये कहिए कि अब ये सुविधा एक तरह से बंद हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल पहले ही परेशान थे क्योंकि देनदारी 5-6 करोड़ हो गई है पहले ही। आईजीएमसी की बात करें तो 70 करोड़ के आसपास की अकेले आईजीएमसी की देनदारी है, और इस कारण इसको बंद कर दिया गया। ऐसे में चुनाव आचार संहिता के बीच, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी भी छुट्टी पर हैं, उनकी जगह चार्ज किसी और के पास है, और हेल्थ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा था 31 मार्च से पहले पैसे दे देंगे, वो अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में, क्योंकि अब नए साल का बजट आ गया है, लोकेशन भी हो गई है, राज्य सरकार एटलीस्ट इस मामले में गौर करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरतमंद जो गरीब है वो बिना इलाज के, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के उसकी मौत हो जाए। और इस व्यवस्था को, ये बात बिल्कुल सही है कि हिम केयर का जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार डबल और सिलेक्टिव सर्जरीज भी हो रही थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस दौर में इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसको इसका नुकसान होगा। अगली अगर बात करें तो वो बात शिमला में जल संकट को लेकर है। देखिए, शिमला में जो जल संकट है उसकी वजह यह है कि जो इनके 1-2 सोर्स हैं वहाँ से पानी अचानक कम हो गया है, और जब ये सप्लाई कम हो जाती है तो उसके बाद फिर ये दिक्कतें इस तरह की आती हैं। अभी अगर आपको मैं बात बताऊं तो अब हफ्ते में 6 दिन पानी आएगा, 1 दिन का कट रहेगा। ये व्यवस्था जो है वो अब शिमला नगर निगम में कर दी गई है। कोटी बरांडी जल परियोजना इनकी है, वहाँ से पानी बंद हो गया है एक तरह से, और उसके कारण जितना डिमांड थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। ये तो बात है जो राशनिंग वाली हो गई, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब आने वाले दिनों में कुछ और जगह भी, कुछ और क्षेत्रों में भी इस तरह की जो दिक्कतें देखने को आ सकती है, क्योंकि इस बार जो गर्मियों का, जो सर्दियों का सीजन था उसमें स्नोफॉल कम हुआ है कंपैरेटिवली पहले के। अगली बात करें तो साइबर ठगी में 15 एफआईआर की बात है, और ये जो 15 एफआईआर हैं ये देखिए 96 डेज में 15 एफआईआर की है, और 2.25 करोड़ की ठगी पकड़ी है। ये नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला का डाटा है। इसी तरह का डाटा शिमला का जो थाना है उनके पास भी है, अलग अलग ये रेंजेस इनकी बनाई गई हैं, और 15 एफआईआर 96 दिनों में ही हुई है। वैसे शिकायतें 900 के आसपास लोगों की आई थी, और 1.25 करोड़ की चपत इनको लग चुकी है उसके बाद भी। तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए कि साइबर ठगी किस लेवल पर हो रही है, और इसीलिए अगर खुद जागरूक रहेंगे तो ही इससे बचा जा सकता है। कोई ऐसा फर्जी एसएमएस आए जिसमें आपको ये हो कि आपके मोबाइल का ऐप बंद कर दिया गया है, आप इस नंबर पे क्लिक करें, या कई तरह के तरीके हैं आजकल, और मोबाइल का जो एटीएम है, एटीएम पिन वो है, इसकी एटीएम की क्लोनिंग है, इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए जो इससे अगर आप अपनी सावधानी बरतेंगे तभी इसमें बचाव है, अदरवाइज बचाव का और कोई तरीका इसमें नहीं दिखता। जहां तक बात इसके बाद अगली है तो वो पीएचडी की एडमिशन की बात कर लेते हैं। पीएचडी की एडमिशन एचपीयू ने दूसरी बार डेट बढ़ा दी है, अब 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे, पहले 10 अप्रैल तक थी। और अब ये जो डीन ऑफ स्टडीज़ हैं प्रोफेसर बीके शिवराम, इन्होंने ये जानकारी दी है कि वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें लोग, और जब ये जो पिछली बार भी अभी इस सेशन में प्रवेश परीक्षा के आधार पर 23 विभागों में 137 सीटें जो हैं वो पीएचडी की भरी जाएंगी एचपीयू की, जिसको लेकर अलग से भी एक विवाद चल रहा है। जहाँ तक बात है इसके बाद लेक्चरर एग्ज़ाम की आंसर की तो वो लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर न्यू फिजिक्स के पदों के लिए परीक्षा ली थी, इसके भी आंसर की जारी कर दी गई है। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि 17 अप्रैल तक वो आपत्ति जाहिर वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न के 100 रुपये चुकाने होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे, और बाकी जानकारी आयोग से ली जा सकती है इस पूरे मामले में। इसके बाद बात करें तो डीए से पहले लोन की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल सरकार ने पिछले महीने जो एरियर है वो पेंशनरों का एरियर दिया था, कर्मचारियों को तो रह गया, ये मैं बात कर रहा हूँ पे कमीशन की। लेकिन इस महीने से 1 अप्रैल से डीए 4% की जो एक किश्त है वो देनी है, उसके एरियर को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन
ये जो डीए है वो इस 1 मई को जो सैलरी आएगी उसमें आएगा। लेकिन बीच में चुनाव आचार संहिता के बीच में ये जो खर्चा है इसको मैनेज करने के लिए, सैलरी पेंशन और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई जा रही है कि अब हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि हमें जो लोन की ऑथराइजेशन सामान्य तौर पर जो मई महीने के मिड मई के बाद आती है वो अप्रैल महीने में ही दे दी जाए। ये जो 9 महीने होते हैं 31 दिसंबर तक के, उस अवधि के लिए लोन की लिमिट होती है और फिर सरकार अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस लिमिट में से पैसा लोन से लेती रहती है। इस बार दिक्कत यह है कि जून तक जो चुनाव आचार संहिता है, सरकार के पास पैसे की पहले ही कमी है और इसीलिए एडवांस लोनिंग के लिए अप्लाई किया गया है। जब राज्य सरकार ने अप्लाई कर दिया उसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ फॉर्मेट्स पे इनसे जानकारी मांगी है, वो जानकारी सबमिट कर दी गई है, लेकिन उसके बाद फैसला अभी दिल्ली से होना है जिसका इंतजार हो रहा है। और जो दिक्कत है वो दिक्कत सिर्फ इतनी है कि सैलरी पेंशन और जो लोन रीपेमेंट है, जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, उनको चुकाने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले 31 मार्च से ठीक 2 दिन पहले 1000 करोड़ का लोन एडवांस के तौर पे लिया गया था। 3 अप्रैल को वो सरकार के खाते में आया था, वो भी एडवांस लोनिंग थी। लेकिन अब लिखित में जो मई में ऑथराइजेशन आनी है उसको अप्रैल में मांगा गया है ताकि जून तक, जब तक चुनाव हैं तब तक की सैलरी पेंशन का गुजारा कर लिया जाए। अदरवाइज फिर उसके अगर ये इंतजाम नहीं हो पाया तो आगे दिक्कत आ सकती है। ये अपडेट आपको देने के बाद अब एक दिन में जो 5 हादसे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल में सड़क एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक फेज होता है उसमें अचानक बढ़ने लगते हैं और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले सुबह सुबह एक खबर आई आनी से, कुल्लू जिला का ये आनी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो दूरदराज क्षेत्र है, एक इनका चौनाइल में ये बेसिकली अल्टो कार थी और ये जो है राणा बाग से करशाला रोड पर चौनाइल के पास एक गहरी खाई में गिर गई, सीधी ढांक थी नीचे को। 4 लोग इस गाड़ी में थे, चारों के चारों की डेथ हो गई और इनकी एज जो है वो 40 साल से 34 साल के बीच की थी। और ये जो थे आनी के ही बिशल और खनेरी गांव के थे चारों लोग और वहाँ जो है मातम इसके बाद हो गया। उसके बाद गाड़ी या शवों को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इस हादसे के बाद, इस हादसे से पहले हालांकि रात को शिमला में देखिए एक टिप्पर जो पत्थरों से भरा टिप्पर ये गिरा था पुलिस थाना ढली के पास और इसमें चालक की मौत हो गई थी। और ये ठेला जगह है वहाँ पर ये टिप्पर गिरा था। महली निवासी है पूर्ण सिंह, उनकी इसमें पहचान हुई है मौत के तौर पर। और ये दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा, शिमला में ओल्ड बस स्टैंड पे एचआरटीसी की एक बस ने दूसरी बस को टक्कर मार दी। दूसरी बस से आगे जो लोग खड़े हुए थे उनमें से एक महिला की डेथ हो गई। दूसरे जो पुरुष हैं वो सुन्नी की तरफ के रहने वाले हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो ये तीसरा आप ये एक्सीडेंट समझिए। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ और ये महतपुर में हुआ, ऊना में, जहां रायपुर में नेस्ले कंपनी की बस और टिप्पर में टक्कर हो गई। हालांकि इसमें अभी कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन कांगड़ा के रानीताल में जो श्रद्धालुओं से भरी हुई बस है वो ओवर स्पीड के बाद ब्रेक न लगने के कारण पलट गई है। 50 से अधिक श्रद्धालु इसमें थे। 15 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज इनको लाया गया है, वहाँ इनका उपचार चल रहा है। तो ये अब तक 5 हादसे आज ही के दिन में हमारे सामने आ चुके हैं और जो इसमें घायल हैं उनके लिए सिर्फ स्वास्थ्य लाभ की जो एक कामना है वही की जा सकती है। बाकी जो अभी व्यवस्था चल रही है उसके मुताबिक जो नया कोई एक्सीडेंट अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहां तक बात है पुलिस अफसर पर एफआईआर की, देखिए ये जो पुलिस अधिकारी हैं इनके ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर कार्मिक विभाग ने कराई है और इनकी आईपीएस में इंडक्शन अब होने वाली है। शिमला में ही ये अभी हैं और आरोप ये है कि इन्होंने अपनी जो एसीआर है उसमें खुद टेम्परिंग की, उसमें गुड की जगह वेरी गुड कर दिया उस एसीआर को ताकि इनको प्रमोशन में जल्दी लाभ मिल सके। बाद में वो भारत सरकार में डीओपीटी में जब ये मैटर जो डॉक्यूमेंट्स जैसे जाते हैं वहां गई तो उन्होंने इस मैटर को पकड़ा। जब उन्होंने मैटर को पकड़ा तो उन्होंने वापस राज्य सरकार को रेफरेंस भेजा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। फिर पर्सनल डिपार्टमेंट ने इसमें आगे एक्शन शुरू किया। और इसमें हैरानी की बात यह है कि सचिवालय के एक बाबू जो विधानसभा जो यहाँ विधानसभा के नीचे नाबा है वहाँ पे जो रहते थे, रेलवे के ब्रिज से फंदा लगाकर लटक गए थे। उन्होंने अपनी जान दे दी थी और बताया
बताया ये जाता है कि इसी एसीआर की टेम्परिंग की वजह से वो भी परेशान थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं जांच के दायरे में ना आ जाऊं। हालांकि पुलिस अभी तक उस कनेक्शन को वेरीफाई नहीं कर पाई है, शायद सीआईडी के पास ये केस दिया था, लेकिन जो भारत सरकार का रेफरेंस आया था उस रेफरेंस के आधार पर पुलिस के अधिकारी के ऊपर एफआईआर हो गई है और आगे अब इस मामले में इंक्वायरी होगी, फिर आगे पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। देखिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 5 दिन से अपने गृह जिला हमीरपुर में नदौन में हैं। उन्होंने बीच में बाजार के चक्कर भी काटे, आज भी एक कार्यक्रम में गए थे, वहां ये कहा कि जो कुर्सी बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करूंगा। हालांकि भ्रष्टाचारी और जो बिके हुए एमएलए वाली जो बात है वो धीरे धीरे कोर्ट के प्रीव्यू में जाने वाली है, वो कोर्ट में लड़ाई में तय होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह का जो मामले होते हैं वो, जैसा कि जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कुछ कह दिया था जनसभा में, बाद में उनको फिर कोर्ट में ही सेटलमेंट करनी पड़ी थी आके, तो इस तरह के मामले अंतिम में फिर वहीं जाते हैं। और अभी एक जो कंप्लेन है वो धर्मशाला कोर्ट में हो गई है, बाकी जो नोटिस हैं वो अलग से चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री हमीरपुर की टो लेने के बाद अपने गृह जिला की, क्योंकि सबसे ज्यादा बगावत कांग्रेस के विधायकों में उनके अपने जिला में हुई थी और वहीं के जो एमएलए हैं वही बागी हो गए थे। अब वहां सारी चीजें रीड करने के बाद, लोगों का माहौल, लोगों का मूड देखने के बाद वो कल शिमला आ रहे हैं और शिमला से अब रणनीति बनेगी, क्योंकि कल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी हो जाएंगे, उनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिमला आने के बाद और जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है उन दोनों में क्या रिलेशन है, या शिमला आने के बाद सीएम जो है वो फील्ड को लेकर, फील्ड के दौरों को लेकर कुछ वो जो फाइनल करेंगे और उसके बाद वो जो शेड्यूल है उस पर हम आगे फिर आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में एक लड़ाई चल रही है कंगना के वापस आने के बाद, जो बहुत गुस्सा थी विक्रमादित्य सिंह पर जब उन्होंने ये कहा था कि उनको हिमाचल से पवित्र होकर वापस मुंबई जाना चाहिए। इस पवित्र शब्द को लेकर ही उनको दिक्कत है और इसी को लेकर कल उन्होंने जो अटैक किया है वो जबरदस्त था। इससे पहले इस तरह के इस लेवल पर कोई जो हिमाचल की पॉलिटिक्स में इस तरह की बात नहीं हुई जिसमें उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी से लेकर विक्रमादित्य सिंह का कनेक्शन जोड़ा गया हो। आज भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि उन्होंने राजा बेटा ही कहा है, इतना अच्छा शब्द कहा और उसके बावजूद वो नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह ने यह जवाब दिया, कल आपने वीडियो पे भी देखा होगा कि इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, उनको साधुवाद है, इससे पता लग रहा है वो क्या है। और उनको केवल मनाली के लोगों को बताना चाहिए कि जब आपदा आई थी तब कहां थी, या लोकल मुद्दों पे बात करें। बात बिल्कुल सही है, हिमाचल की पॉलिटिक्स या जो चुनाव है वो मुद्दों पर ही लड़ा जाना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप पे नहीं। लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप की शुरुआत किसने की थी ये आपको जरूर देखना चाहिए। अब इन चीजों के बीच में एक बात है कि क्या कंगना रनौत को ये जो फ्री हैंड दिया गया है ऑल आउट अटैक करने का, क्या ये बीजेपी की रणनीति है? इससे पहले वीरभद्र सिंह परिवार को लेकर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो चीजें वैसी नहीं होती थी और ना ही उस तरह का अटैक किया जाता था। देखिए, जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो प्रतिभा सिंह ने उपचुनाव लड़ा था, उस उपचुनाव में भी जो प्रचार है वो बहुत सॉफ्ट रहा, कोई ऐसा जो हिटिंग नहीं हुई जिसको ये कहा जा सकता हो कि जिसमें जो एक तरह से जो किसी तरह का जो जिसको कहिए कि भ्रम की स्थिति पैदा हुई हो। लेकिन इस बार माहौल बिगड़ा हुआ है और कंगना जिस लेवल पर अटैक कर रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि किसी रणनीति का हिस्सा है और इस रणनीति में अभी अगर यही स्थितियां रही तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। और इस सारे के बीच में आज जयराम ठाकुर ने 2 तरह के हिंट दिए। पहला, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अगर राजनीति में हिमाचल में आ रही हैं और चुनाव लड़ने जा रही है तो इनका जो योगदान है इससे पिछले क्षेत्र का, इनके कार्य क्षेत्र का मतलब मुंबई का, वो भारतीय जनता पार्टी को पता है और उसी योगदान की वजह से इनकी हिमाचल की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है। उनका इशारा उद्धव ठाकरे की सरकार कंगना के घर को गिराने के बाद जो सरकार गई संभवतया उसकी तरफ था। इस देश को चलाने के लिए जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है और जब तक मुंबई पर कब्जा किसी सत्ता का नहीं होता तो देश में जो कंट्रोल होता है सत्ता का वो उतना नहीं इफेक्टिवली बन पाता जितना कि मुंबई और यूपी से बनता है। और यही वजह है कि जो बीजेपी को कंट्रोल मिला वो मुंबई को वापस रिगेन या महाराष्ट्र को दोबारा वापस रिगेन करने के कारण भी मिला। एक तो उन्होंने ये हिंट दिया, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी जो स्थितियां हैं कंगना के आने के बाद,
ये भाई और बहन का मामला हो गया है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि वो बड़ी बहन हैं, लेकिन बहन कहते हैं, लेकिन उनके शब्द जो है, व्यवहार कुछ ही और तरह का है। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो इस भाई बहन के झगड़े से दूर रहूं। तो मतलब आप समझ सकते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि इस स्ट्रेटजी से आगे हासिल क्या होगा वो रिजल्ट बताएगा, लेकिन आने वाले दिन इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। ये इलेक्शन उतना इजी नहीं है जितना सभी समझ रहे हैं या जितना अभी माहौल चल रहा है। अभी तो जो हिमाचल की जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें एक तरह से जो चर्चा है या आप ये कहिए कि एक हवा बनी है, वो है बाई इलेक्शन अटैच होने के कारण। अभी 6 सीटों पे हुई, उसके बाद मान लीजिए 3 जो निर्दलीय हैं उनका इस्तीफा भी नहीं स्वीकार होता, बाद में होता है, तो इनको लेकर भी होगा। और जो अगर चुनाव में कोई उठा, मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई मंत्री विधायक लड़ा और वो लोकसभा चुनाव जीत गया, तो उपचुनाव वहां भी होंगे। तो अगले 6 महीने के बाद हम फिर से, अगले 6 महीने के भीतर भीतर हम फिर से चुनाव आचार संहिता में जाने वाले हैं। 3 महीने अभी जाएंगे, 2 महीने आगे और चले जाएंगे, तो ये प्रक्रिया तो चली रहेगी। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारी चीजें अभी आगे होने को हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा के साथ सारी चीजें तय होंगी। और सभी को पता है, राजनीतिक दलों को भी, कि लंबा चुनाव जो होता है उसकी मोमेंटम बनाए रखना एक बड़ा मुश्किल होता है, और जब ये मोमेंटम बरकरार रखना हो तो वो और चैलेंजिंग होता है। इसीलिए स्लो शुरुआत की जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस क्या करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की टिकटों को लेकर सीईसी जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, कल उसकी बैठक बताई जा रही है 13 तारीख को। और कल ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के जो लीडरशिप है, जो दिल्ली गए थे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए भी, कि जो कल पहली लिस्ट आ सकती है जिसमें लोकसभा की 3 सीटें भी आ जाएंगी, माइनस शिमला। शिमला का इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी या सांसद रहे हैं वीरेंद्र कश्यप, उनको लेकर कांग्रेस दांव खेलना चाह रही है। इसको लेकर वर्कआउट भी किया जा रहा है। सोलन में जो बीजेपी की बैठक थी जिसमें जयराम ठाकुर और बिंदल दोनों गए, उस बैठक के दिन वीरेंद्र कश्यप बीजेपी से नॉट रीचेबल हो गए थे। उन्होंने फोन पे ये कहा कि वो धूमल जी को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं समीरपुर, इसलिए नहीं आ पाएंगे, जबकि ना वो वहां पहुंचे ना वो सोलन आए, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट हैं। लेकिन आगे क्या करेंगे इस पे सबकी नजर है। अगर ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि वीरेंद्र कश्यप कांग्रेस की टिकट से लड़ते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सुरेश कश्यप को लेकर पहले भी कुछ बातें कही जा रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, टिकट उनको मिल गया। अब एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति यह है कि लाहौल स्पीति में जगत नेगी के जाने के बाद, जगत सिंह नेगी जो थे, उन्होंने वहां ये कोशिश की, जो फीडबैक मिला, सभी प्रत्याशी जब इकट्ठे हो गए जो दावेदार हैं कि कांग्रेस का ही कोई उम्मीदवार होगा, मार्कंडे को टिकट नहीं लेने देंगे। लेकिन रामलाल मार्कंडे अभी भी कांग्रेस के टिकट की रेस से बाहर नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस हमीरपुर में भी ये प्रयोग करेगी जो शिमला और लाहौल स्पीति में करने जा रही है? मतलब जैसे बीजेपी ने कांग्रेस के बागी लड़ाए, तो कांग्रेस भी बीजेपी के बागियों को लड़ाए। ये अभी देखा जाना बाकी है, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइज इसमें जरूर मिलेगा। जो एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी के मुताबिक कोई ना कोई सरप्राइज मिलना तय है। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक जो मंडी से विक्रमादित्य सिंह, बड़सर शिमला से विनोद सुल्तानपुरी की चर्चा आगे है, हमीरपुर में सतपाल रायजादा ऑलमोस्ट फाइनल है, और कांगड़ा भी आशा कुमारी ही सबसे आगे अभी हैं, लेकिन फाइनल होने तक इंतजार करना है। जहां तक विधानसभा की बात करें तो धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम चल रहा है, बड़सर से मंजीत डोगरा, सुजानपुर से कुलदीप पठानिया, गगरेट से राकेश कालिया, कुटलैट से विवेक शर्मा और लाहौल स्पीति से मार्कंडे। गगरेट की मीटिंग आप देख चुके हैं, वहां राकेश कालिया के चक्कर में वहां अंगेस्ट नारेबाजी हो गई, और जो बाकी दावेदार हैं उनके समर्थकों ने मीटिंग नहीं होने दी जिसमें उद्योग मंत्री गए थे। तो कांग्रेस को भी अभी ये चीजें देखनी है। इस फीडबैक के आधार पर इस लिस्ट में कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है, और इस तैयारी में क्या निकलता है, कितना बदलाव होता है, किसको प्रत्याशी बनाया जाता है, इसका पता चलेगा जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी। कल दोपहर बाद आती है, शाम को आती है या देर रात आती है, इसका इंतजार सबको रहेगा। और इस इंतजार से एक बात और क्लियर हो जाएगी कि जो ये सारी चीजें हैं उसमें किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो इस तरह की गेम को खेलती है। जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाते तब तक चुनाव प्रचार उस गति को नहीं पकड़ेगा जो कि अपेक्षित है, और इसीलिए हमें पहले प्रत्याशियों को लेकर ही इंतजार करना होगा, ताकि जो स्थितियां हैं वो थोड़ा
और ठीक हो जाएं। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जिनको लेकर हमने आपको जानकारी दी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।